पहले जब कांग्रेस की नींव रखी गई थी तो सबसे बड़ी चुनौती इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने की थी और पहला आंदोलन देश की आजादी के लिए शुरू हुआ। कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस की विचारधारा से देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीतियां बनाई और उन नीतियों के सहारे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उसमें सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा स्थापित की गई। कई बार विडंबना होती है, 70 करोड़ की उस समय आबादी थी, गरीबी की लड़ाई से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई पर विजय पाने के लिए हमने यहां जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए, देश की विषम परिस्थितियों के बावजूद इस लोकतंत्र को कोई खतरा न पैदा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया गया। कई बार देखने में आता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की नई विचारधारा को गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा ने दो प्रधानमंत्री खोए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही और जब वो दरवाजे की चौखट से बाहर निकली, उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। उनके बेटे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे, लेकिन कांग्रेस जनों ने जब उनसे मांग की वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये पता भी नहीं था कि 5 साल बाद देश के आतंकवाद का वो निशाना बनेंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब उन्हें बम से उड़ा दिया गया तो उनकी टांग कहां गिरी, बाजू कहां गिरा। एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास को परखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, त्याग से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया गया। लेकिन आजकल नई प्रकार की परिभाषा को गढ़ा जा रहा है, राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा को भरा जा रहा है, देशभक्ति की नई परिभाषा को गढ़ा जा रहा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। चुनाव होते रहते हैं, लोकतंत्र में पार्टियां जीतती रहती है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी ये विचारधारा जिंदा है और इस नागपुर के 138वें स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस जन को ये कहना है कि जो झूठ के सहारे राजनीति करते हैं, जो झूठी परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उस परिभाषा का जवाब सच्चाई से देना है। झूठ बार बार सच्चाई से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। इस 138वें स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुक्कू जी। अब आमंत्रित करते हैं हाल ही में हुए तेलंगाना के चुनाव के जरिए जिन्होंने तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया और आज वहां पर मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे वे हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय रेवंत रेड्डी जी वे आए और अपने विचार रखें। जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए
जाने माने नेता और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पादयात्रा आए महाराष्ट्र में, इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार बनाए। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर लोकसभा में कूद कर लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है, हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका, फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है, नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, मां को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन हम लोग देश के लिए देने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो, कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं, सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस,
जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद रेवंत रेड्डी जी। अब आमंत्रित करते हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिव कुमार, वे आए और अपने विचार रखें। नमस्कार। बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। Sorry, I don't know Hindi. You have to excuse me. All the leaders who are on the dais, my colleagues, all the party leaders who have come from different parts of the country, my media friends, ladies and gentlemen. It is a great honor to be on this forum, on this historic event. We all are celebrating 138th year of our Congress party. Congress party history is country history. Congress strength is country history. Only the Congress party could keep the country united, and the Gandhi family always kept the party united. Today, Mr. Mallikarjun Kharge ji, who was a block president of Gulbarga, is the president of the AICC. This is the democratic strength of the Congress party. Any worker of a Congress party can reach to any level. It shows the broad-minded and the democratic process of the Congress party. Today we all have come here. Today myself, Revan ji, and all from the south, lot of legislators, MLAs, we have come to seek your blessings. With all your blessings, support and wishes, we could form a government in Karnataka and Telangana. We have closed the doors for the BJP in this southern India. My friends from Tamil Nadu, Kerala and other parts also have been working hard, and the entire south has been blocked to the BJP. And we are looking forward with all of you to see that India should win. The entire India was been formed in Bangalore. India name was been given in Bangalore. We have a confidence that you all will work together. You need not worry. In politics, nothing is impossible. Though we may have lost 3 elections in northern India, but still the country is having hopes, and they're looking for a change, for a betterment of the country. So let us all join together and save India, save Congress Party. जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। सब लोग अपनी जगह पर खड़ा होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ध्वजवंदन की प्रक्रिया करने वाले हैं। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई जी से अनुरोध करता हूं कि ध्वजारोहण के लिए वे संचालन करें। लालजी देसाई। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर एक साथ सभा का सावधान। हेलो, वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलामियां
करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नहीं सकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। सभी सावधान। राष्ट्रगान।
और राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया और यह हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया। यह कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी। राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां साठ 70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है। यह हमने बदला है और एक बार फिर
ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था, वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की। हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की। हरी क्रांति देश के किसानों ने की। किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है।
और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है। आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों, सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं, राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी। रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है। इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। और पूरा का पूरा फायदा, देश का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। नब्बे अफसर में से 3 ओबीसी हैं। कैसी ओबीसी सरकार चल रही है? उनको कोने में बैठा देते हैं,
छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में दिखा दो। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%। और भागीदारी आपकी कहीं भी नहीं। टॉप कंपनीज के नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। और ये सिर्फ मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, हर फील्ड में यह हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। और देखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का, सपने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले, 4000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समझना चाहते हो, इस लाइन से आप समझ जाओगे।
सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत है, अगर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, तो आप कांग्रेसी हो। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आखिरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, ये जो पार्टी है, और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से खासतौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं महाराष्ट्र में चला, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, जैसे ही मैं महाराष्ट्र के अंदर आया, मैंने सोचा कि देखो, ये कांग्रेस की जमीन है, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं आपसे बात करने। तो आप बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना, आप नहीं डरते हो, आप बब्बर शेर हो, और आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आपके दिल की लड़ाई है। और आप और हम मिलकर, आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अरे तिकडला माईक चालू करा. हॅलो, मी आता विनंती करतो काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी यावं आणि आपले विचार आपल्या समोर मांडावे. इस मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता, हमारे चाहते श्री राहुल गांधी जी, ट्रेजरर अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, सुखविंदर सिंह जी सुक्कू, रेवंत रेड्डी जी, रमेश चेनिताला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, विजय वड़वट्टीवार जी और बंटी पाटिल जी, और सारे इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, कांग्रेस के नेता और यहां पधारे हुए मेरे भाई और बहन और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता, क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी। और मैं यहां जो आया हूं कि 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए आया हूं। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये सभी लोग यहां पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं, वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। नागपुर
एक क्रांतिकारों की भूमि है। इसी भूमि पर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों को अपने विचारधारा में लाया और उनको सभी को एक सामाजिक न्याय दिलाया। महात्मा गांधी जी भी वर्धा और यहां पर कम से कम 2600 दिन यहां पर उन्होंने गुजारा है। करीब 7 साल उन्होंने मेहनत की। देश को आजादी दिलाने के लिए उनका काम यहां बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से लोग यहां आकर उनका सलाह लेते थे और देश को आजादी दिलाने के लिए क्या करना, इस विचारधारा का यहां पर बात होती थी। लेकिन भाइयों, यहां दो है, एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेके आगे जा रहे हैं और उसके पीछे आरएसएस है। इसीलिए आप सोचना चाहिए, आपकी बड़ी जवाबदारी है। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक ये जो समानता का एक झंडा है ये आप नहीं फहरा सकते हैं। तो भाइयों, मैं यहां से इतना सबको विनती करूंगा कि पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा। जिस देश में वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोटिंग का अधिकार संविधान आने के बाद ही हुआ। महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को और आज जो 18 साल के युवा भी जो वोटिंग कर रहे हैं वो राजीव गांधी की देन है। ऐसे चीजें कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी के लोग सिर्फ अपना संपत्ति कैसा बढ़ा लेना, संपत्ति को कैसा बचाना और संपत्ति को और 10 गुना करना, ये उनका काम है। लोग ये कहते हैं और बार बार मोदी जी और उनके लोग देश की प्रगति हो गई, हम आने के बाद देश आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं। मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है। मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद वो आज उस गति पे बैठे हैं। मेरे को लिख के भेजे हैं, थोड़ा मैं मराठी में बोलूं। अरे भाई, मी मराठीत बोलतोय, नाही म्हणून नाही, पण माझी विचारधारा जे आहे ते जवाहरलाल नेहरूच्या विचारधारेवर आणि बाबासाहेब आंबेडकरच्या विचारधारेवर, महात्मा फुलेच्या विचारधारावर आम्ही चालतो। पण मोदीजी कुणाच्या विचारधारेवर चालतात? ते आरएसएसच्या विचारधारेवर, समानतेच्या विरुद्ध आहेत आणि
ते आज ना उद्या पुन्हा दलितांना खाली दाबतील. कारण स्कॉलरशिप बंद आहेत, बोर्डिंग्स बंद आहेत, शाळाला जे ग्रँट द्यावं ते देत नाहीत. लोकांचे, मुलांचे, युवाचे सगळे आज स्कॉलरशिप बंद झालेले आहेत. आणि आणखीन एक तुम्हाला सांगायचं आहे, शिक्षण हे महत्वाचं आहे. म्हणूनच बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले, एज्युकेट, ऑर्गनाइज अँड एज्युटेट. शिक्षण घ्या, संघर्ष करा, एक व्हा. हे त्यांची वाणी आहे. ते आज आपण घेऊन चाललं पाहिजे. ते जर नाही घेतलं, तुम्ही विसरला, तर तुम्ही कुठेही राहणार नाही. जे काही मिळालं तेही जाणार आहे मोदीच्या सरकारमुळं, आरएसएसच्या लोकांमुळं. बंधूंनो, आज काय, आज लोकतंत्र खतरे में है. आज इतने इन्फ्लेशन, एवढा प्राइस राईज आहे, किंमत एवढे वाढलेत अवश्य वस्तूचे, ते सगळे आकाशला म्हणजे आकाशपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्याच्याबद्दल मोदी काही बोलत नाही. त्याच्यानंतर रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट इतका आहे, देशात 30 लाख नोकऱ्या खाली आहेत. पण 30 लाख नोकऱ्या खाली असताना सुद्धा मोदी ते भरत नाही. कारण की ते नोकरी भरला तर ते रिझर्वेशन त्याच्यात होईल, बॅकवर्ड क्लासला मिळतील, शेड्यूल कास्ट लोकांना मिळतील, आणि मागास वर्गाला मिळतील, आणि हे जे एसटी लोकांना मिळेल. म्हणून ते 30 लाख वेकेन्सी जे सरकारमध्ये खाली आहेत ते भरत नाही. आणि 8-10 हजार कुठं रिक्रुटमेंट केलं तर त्याचे जे हे आहेत नोकरीचे पट्टे तेच वाढतात. अरे आमच्या काळात डेप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कोणीतरी सेक्शन ऑफिसर पोस्ट ऑफिसने पाठवत होता नोकरीचे हे पत्र. आता मोदी साहेब स्वतः स्टेजवर येऊन ते फर्स्ट डिव्हिजन, सेकंड डिव्हिजनचे डॉक्युमेंट ते देतात. तुम्ही विचार करा, एक मनुष्य इतका खाली जातोय म्हणजे ते देशाला फार वाईट आहे. ते मी आता म्हणणं योग्य नाही, कारण दुसरं काही शब्द बोललो की आमचं एवढं केलेलं सगळं मातीत जात आहे. म्हणून मी त्याला आता छेडत नाही. दुसरं केव्हा तरी वेळ आली तर मी बोलतो. आज गरीब आणि श्रीमंतामध्ये फार आज हे झालेलं आहे. गरीब अतिगरीब होत आहे, श्रीमंत अतिश्रीमंत होत आहे. अरे या देशात आम्ही जेव्हा सरकार सोडली त्यावेळेला केवळ 5 लाख करोड रुपये आम्ही कर्ज सोडून गेलो होतो. पण आज मोदींनी देशावर 200 लाख कोटी रुपये कर्ज आज त्यांनी केलेलं आहे. 2 लाख करोड म्हणजे 200 लाख कोटी रुपये आमच्यावर कर्ज त्यांनी ठेवलंय. आणि म्हणतोय सब ठीक है, सब खुशहाल है, हमने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया. क्या आगे बढ़ाया? 200 लाख तो आपने कर्जा रखा, और जो सहुलतें मिल रही थी वो सब एक एक होकर आप काट रहे हो, और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट अपने थे वो भी काट रहे हो. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत ते लोक आज बजेट कमी करायचं आणि शेवटली सांगायचं की मी हे केलो ते केलो. अरे बाप, तुम्ही मणिपूरमध्ये ते लोक मरून आलेत, तिथं अनेक स्त्रियांचं रेप होऊ लागलंय.
आणि लहान मुलं मरू लागलेत. तिथं मोदी जात नाहीत. कुठं जातोय? इनॉग्रेट करण्यासाठी अहमदाबादला डायमंड हाऊसला जातोय. मोदी कुठे जातात की त्यांना जे पाहिजे पार्लमेंट सोडून त्यांनी लखनौमध्ये राहतात. अरे एकीकडे पार्लमेंट आहे चाललेलं आहे, दुसरीकडे प्राईम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हे बाहेर फिरतात. हे काय कुठंतरी असं होतंय? पार्लमेंट कशासाठी बोलावतात? आम्ही एमपीज कशासाठी जातो की लोकांचे मुद्दे तिथं ठेवण्यासाठी. लोक आता काय अनएम्प्लॉयमेंट आहे, बेरोजगारीचे आहे, तसंच जे इन्फ्लेशन आहे, हे सगळ्या गोष्टी आणि आपल्या किसानांचं फार्मर्सचं हे प्रश्न तिथं ठेवण्यासाठी आम्ही जातो. पण तिथं प्रधानमंत्री पायच ठेवला नाही. राज्यसभेत तरी पाय ठेवला नाही. मला वाटतंय लोकसभेमध्ये सुद्धा पाय ते ठेवलेच नाही. म्हणजे एवढी घृणा लोकसभेबद्दल राज्यसभेबद्दल आहे. आणि त्यांनी आम्हाला डेमोक्रेसी शिकवतोय. अरे डेमोक्रेसी प्रकार तुम्ही आत येत नाही. आणि जे लोक पार्लमेंटमध्ये येऊन जे गॅस सोडले, वरून उडून आले, ते कसं आले, कोण आणलं? आज मी सांगतो तुम्हाला, एक बीजेपीचा एमपी त्यांना साईन करून दिला होता आणि त्याच्यामुळं ते सगळं झालं. पण ते एक एमपीला रक्षण करण्यासाठी, त्या एक एमपीला वाचवण्यासाठी 146 एमपीजना बाहेर घातले. आपल्या लोकांना बाहेर गाऊन सगळे कानून सगळे पास करून घेतले. हे क्या लोकतंत्र आहे? हे प्रजातंत्र आहे? नाही. नाही तर तुम्हाला त्यांना लेसन शिकवावं लागतंय, धडे शिकवावं लागतंय. तुम्ही जर त्यांना धडा नाही शिकवला, पुन्हा हेच करणार तो. हे आता जसं आपले राहुल गांधीजी सांगितले, इंडिया अलायन्स हे एक होऊन बीजेपीच्या विरुद्ध आम्ही फाईट करणार आहोत. आणि इंडिया अलायन्स एक झालं तर बीजेपी कुठंही तुम्हाला दिसणार नाही. अशी शक्ती या इंडिया अलायन्स मध्ये आहे. पण त्याला कसं खतम करावं, आमच्यामध्ये कसं डिवाइड करायचं, ते त्यांनी सुरू केलंय. आतापासून काय काय करता मंत्र मला माहित नाही, कारण हैदराबादमध्ये एक स्पीच मी त्यांचा ऐकला. जर रेवंत रेड्डीने काहीतरी एक भाषण केला, त्यावेळेला त्यानं सांगितलं, राजस्थानमध्ये त्यांनी सांगितलं, जर तिथला गॅलोट हा जादूगार आहे तर मी चमत्कार करणारा माणूस, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे त्यांनी सगळ्यांना कोणत्याही रीतीनं दाबून ठेवण्याचं काम करतोय, खोटं बोलतोय. आणि त्याच्यासारखं खोटं बोलणारा माणूस कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. काय केलं त्यांनी सांगितलं, तुम्हाला 2-2 कोटी नोकरी प्रतिवर्ष देतो म्हणला की नाही? मग मिळाले? कसं मिळत नाही हो? का तो प्रधानमंत्री आहे, खोटं बोलतोय? 15 लाख रुपये तुम्हाला देतो म्हणला, दिला? नाही दिला. मग का प्रधानमंत्री खोटं बोलतोय का आम्ही सांगणारे खोटं बोलतोय? आणि हेच पार्लमेंटमध्ये असं सांगतोय. आता पुन्हा एक नवीन चमत्कार करू लागलाय. आता सगळं सोडून, काम सोडून, लोकांचे कठीणाई सोडून, आमच्या किसानचे मुद्दे सोडून, अनएम्प्लॉयमेंटचे मुद्दे सोडून आता सगळं देवाकडे लागलाय. देवाकडे लागून ह्या इलेक्शनमध्ये
ते सगळं एक एक करून भजन करत तुमच्याकडे येईल. तर बंधूंनो, तुम्ही त्या कशालाही बघू नका. देशासाठी, देश वाचवण्यासाठी तुम्हाला इंडियाला महत्व द्यायचं आहे. देशाला वाचवणं, संविधानाला वाचवणं, लोकतंत्राला वाचवणं हे तुमचं आधी कर्तव्य आहे. हे जर उरलं किंवा याला तुम्ही जर वाचवलं तर सगळं वाचतंय. त्यासाठी मी जास्त बोलत नाही, कारण यांच्या काळात मी जास्त सांगत नाही. आणि मीडियाच्या लोकांना सांगितलं, सर राहुल जी, इनको पाप कहने से कुछ नहीं होता. ये मीडिया के लोग जो है ना, ये काम करने वाले हैं. इनके पीछे जो है ना, उनको पकड़ना पड़ता हमको. इनके पीछे जो कॉरपोरेट कंपनीज है, ये तो पाप मजदूर है, सैलरी लेने वाले हैं. नहीं तो उन्होंने अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं करे तो दूसरे दिन निकाल देते हैं. तो वो डर के वो मालिक जो बोलता वही लिखते हैं. तो इसीलिए हमको यही कहना है कि यहां करके कॉरपोरेट कंपनियां, अमीर लोग जो कांग्रेस को खत्म करने के लिए मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को फंड दे रहे हैं, उसके तरफ हमको देखना है. तो इससे मैं ज्यादा सवाल नहीं उठाता हूं. हम जो तेलंगाना में जीते, जरा हमारा हौसला बढ़ा. कर्नाटक जीते, ये सब हमने जीते. लेकिन एक दो तीन स्टेट में हमको थोड़ा धक्का लगा है. और वो धक्का लगने से आप मायूस होने की जरूरत नहीं. हिम्मत रखो, हम लड़ेंगे, किसको डरेंगे नहीं. डरने का सवाल नहीं. अरे ऐसे ब्रिटिशरों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे? क्या बीजेपी को डरेंगे? क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे. वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है. ये डर के माफी नामा मांग लिए. तो ये लोग डरपुक है. ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना, आप तो बहादुर लोग हैं. और जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो शेर है, बब्बर है. लेकिन शेर कभी घास खाता है? नहीं, तो शेर है आप. तो इसलिए भाइयों, मैं ज्यादा चीजें आपके सामने नहीं रखना चाहता. जो चीजें पार्लियामेंट में भी घटे, और आज हमको ब्लेम करते हैं, मोदी ये ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस वाले, अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में नहीं आ रहे. अरे पार्लियामेंट के बाहर निकालने वाले ही आप हो. हमको बात करने के लिए नहीं देते. हमने सिर्फ इतना ही पूछा, जो दो चार लोग अंदर आ गए, वो कैसा आए, क्यों आए, उसके पीछे कौन है. अगर उसके जगह आज बीजेपी के एमपी के बजाय कांग्रेस का एमपी अगर कोई होता तो हमको कलंकित करते थे, बदनाम करते थे. लेकिन ये लोग एक एमपी को बचाने के लिए 140, 147 लोगों को इन्होंने बाहर डाला. ठीक है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे. उसके बाद में जितने काले कानून जो हमारे लोगों के खिलाफ है, वो क्रिमिनल लॉ हो या दूसरा, वो ब्रिटिशर का नाम बोल के ये कर रहे हैं. भाई आपको सपना अभी गिरा क्या? जब वाजपेयी थे 6 साल आपने हुकूमत की, क्यों नहीं उस वक्त ये कहा आपने नहीं किया? और 9 साल आप हुकूमत में, उस वक्त आपको याद नहीं आया? अब इलेक्शंस आ रहे, कुछ ना कुछ करना आप करते जा रहे हो. लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे. लोग याला स्वीकार करणार नाही. हे नुसतं माणूस खोटं बोलणार आहे.
आणि किती दिवस असं खोटं बोलेल. आणि लोक, मी ते नांदेडमध्ये एकदा सांगितलं होतं, त्यांचं तत्व काय, खोटं बोला पण रेटून बोला. असं म्हणजे बोलो, झूठ बोलो, दबा के बोलो, ये मोदी का है. और हमेशा ये वो कहते हैं, अगर कोई भी वायदा करते हैं वो वायदे का उन्होंने बार बार जिक्र करते थे. फिर थोड़े दिन के बाद वो कहते थे कि ये जो हमारी बात है वो चुनाव में बोले, ये कहते थे. इसीलिए मैं एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं. आने वाले चुनाव में हमारे को इंडिया अलायंस को या कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिला, आपने शक्ति दिया, तो हम न्याय स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे. हमको शक्ति मिलने के बाद गरीबों के लिए न्याय स्कीम दिलाएंगे और कम से कम 60-70 हजार रुपए हमारे महिलाओं को बराबर हम देने की व्यवस्था करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम महिलाओं को सशक्त नहीं करें और उनके हाथ में पैसे नहीं गए तो अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, बच्चों का फीस का, ये सब वो जो ठीक से महिला करती है, पुरुष भी करते हैं, जरा कम करते हैं. इसीलिए हम एक वायदा करते हैं, आने वाले चुनाव में हमारी शक्ति, आप शक्ति हमको दो, हम ये जो न्याय स्कीम है उसको हम लागू करेंगे. कौन सा स्कीम? अरे वो पैसे लेने को भी आपकी आवाज कम है. न्याय स्कीम हम जो कहे हैं वो करें. बोले तैसे चाले त्यासी बंधावे. हाँ, हम तो बोल के जो बोलना है वो बोलते हैं और करते भी है. तुम उनकी बात नहीं सुनते हो. इसीलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कह के मेरे बात को समाप्त करता हूं. और राहुल जी जो लंबी बात करे, हाँ, और उन्होंने जो हमको बताया उसको मैं उनको धन्यवाद देता हूं. और एक अपील करता हूं, साथियों, 139 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का बहुमत गौरवशाली इतिहास है. आप लोग और आपके पूर्वज तमाम ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं. इस मौके पर मैं देश भर के कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि वे पार्टी से जुड़े विभिन्न भाषाओं के पुराने साहित्य, फोटो, महत्वपूर्ण नेताओं के पत्र और ऐतिहासिक दस्तावेज को पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर में स्कैन करके भेजें. उनको वेरीफाई करके चुनिंदा दस्तावेजों को हम कांग्रेस के आर्काइव में रखेंगे. जिनसे दस्तावेज मिलेंगे उनका नाम भी लिखेंगे. ये इतिहास के पन्नों में जाएगा. जो भी आपके पास कांग्रेस के बारे में लिखे हुए कागज है, जो महात्मा गांधी जी के हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हो, वल्लभ भाई पटेल के हो, अब्दुल कलाम आजाद के हो, किसके भी हो, जैसा कि यहां पर 3 तो हमारे अधिवेशन हो गए और फैजपुर जो वहां पर भी एक नेहरू जी के नेतृत्व में फैजपुर में भी एक अधिवेशन हुआ. उस अधिवेशन में जो आंखों देखी हालात, उस वक्त के जो लिखा पढ़ी है, अगर किसी के पास भी है तो आप हमको भेज दीजिए, ताकि हम कांग्रेस ऑफिस में जो हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है उसमें रखेंगे. आगे आने वाले बच्चों को एक मार्गदर्शन होगा. इतना कहते हुए मेरे बात को समाप्त करता हूं. जय हिंद. और नए साल का आप सबको मुबारक शुभकामनाएं हो. और आखिरी में यही कहूंगा कि आप एक होकर काम करेंगे और गरीबों को बचाएंगे.
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये सामने के लोग पहले बहुत पुकारते थे, अब कम हो गया। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद और जय भीम। खरगे साहेब, आपलं खूप खूप आभार। आता आमंत्रित करतो काँग्रेस विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांना, ते आभार प्रदर्शन करतील। बाळासाहेब थोरात। काँग्रेस स्थापना दिनाच्या निमित्तानं नागपूर येथे होत असलेल्या आजच्या महारॅलीसाठी उपस्थित असलेले अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय राहुलजी, त्याचप्रमाणे आपले प्रभारी रमेशजी चेनिथालाजी, माननीय वेणुगोपालजी, सर्व उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री महोदय, सर्व पदाधिकारी, वर्किंग कमिटीचे सर्व सदस्य, देशातून आलेले आणि राज्यातून आलेले सर्व नेते मंडळी आणि आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो आहे। आणि हा संदेश राहुलजींचा संदेश, आदरणीय खरगे साहेबांचा संदेश घेऊन आपण महाराष्ट्रात आणि देशात जाऊया, पुन्हा एकदा काँग्रेस दिमाखाने उभी करूया, एवढंच सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राष्ट्रगीत होईल। राष्ट्रगीत झाल्याशिवाय कृपा करून कोणी जाऊ नये। एकसाथ सावधान। राष्ट्रगान। थैंक यू। भाई महेंद्र जोशी जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, सेवा दल के साथी। भाई महेंद्र जोशी जी।